नमस्कार दोस्तों। तो आज चालू करने वाले हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, ये सामान्य प्रबंधन के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। आगामी पटवारी जो मध्य प्रदेश पटवारी की जो परीक्षा है उसके जो एग्ज़ाम का सिलेबस में उसमें हमको सामान्य प्रबंधन का टॉपिक दिया गया है। उस सामान्य प्रबंधन में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि पटवारी ग्रुप 2 में आ रहा है और ग्रुप 2 में पिछले सालों में कौन कौन से पेपर आए हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। अब उससे हम एक समझ पाएंगे, एक समझ विकसित हो पाएगी कि भाई किस तरह के पेपर जो है सामान्य प्रबंधन में हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि यदि एक व्यक्ति में विश्लेषण और गहन निदान द्वारा, आपके सामने दिख रहा है पहला क्वेश्चन कि यदि एक व्यक्ति में विश्लेषण और गहन निदान द्वारा कठिन स्थिति का समाधान करने की क्षमता है, तब उसमें कौन सी कौशलता है। कहने का मतलब ये है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पढ़ देता हूँ। इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ द एबिलिटी टू सॉल्व अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू सॉल्व अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन बाय डूइंग एनालिसिस एंड डीप हम बोलेंगे कि डायग्नोसिस है ना, एंड डीप डायग्नोसिस, देन दे हैव विच स्किल। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैंने इंग्लिश में से ट्रांसलेट कर दिया। देन दे हैव विच स्किल, कौन सी स्किल है उसके अंदर। अगर उसके अंदर ये सारी क्षमता है तो ऑप्शंस आपके सामने दो दी हैं, दो मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, हम इजीली हम क्वेश्चन को एक रिवाइज कर रहे हैं, एक प्रीवियस ईयर देख रहे हैं। तो इसमें एक तो टेक्निकल स्किल हो गई है, एक होती है कॉन्सेप्चुअल स्किल। तो उसका विश्लेषण करने की और समस्या को गहन निदान करने की और स्थिति का समाधान करने की अगर ये क्षमता है तो उसे बोलते हैं हम, उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल पावर है, कॉन्सेप्चुअल स्किल है, यानी कि संकल्पनात्मक क्षमता है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन पे हमारा आ रहा है कि, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ टिक लगा के एक बारी, कि इसका आंसर हमारा होगा सेकंड, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल स्किल होगी। ठीक है, तो और उसके बाद आते हैं हम सेकंड। ठीक है, नीचे सेकंड क्वेश्चन, सॉरी ये क्या हो रहा है इसमें, अच्छा ये है, पेन हटाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे आइए, ओके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन होगा कि तुलन पत्र में, अब मैं इंग्लिश में बता दूंगा इसका तुलन पत्र क्या होता है, इंग्लिश में बोल दूंगा मैं आपको भी कि तुलन पत्र मतलब होता है कि एक बैलेंस शीट। ठीक है, तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट। तुलन पत्र में पूर्वदत्त बीमा को मतलब खालिस्तान के रूप में दिखाया जाता है। मतलब अब इंग्लिश में बता देता हूँ, देखो इंग्लिश में अच्छे समझ में आएगा कि प्रीपेड इंश्योरेंस है ना, पूर्व दत्त बीमा यानी प्रीपेड इंश्योरेंस इज शो एज बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस को किस रूप में दिखाया जाता है, किस तरह से दिखाया जाता है। तो बैलेंस शीट में जो प्रीपेड इंश्योरेंस होता है उसे हम परिसंपत्ति के रूप में दिखाते हैं। आंसर इज ए, परिसंपत्ति। आंसर इज ए, परिसंपत्ति। ठीक है, अब आंसर क्वेश्चन थर्ड आता है। तो थर्ड क्वेश्चन है कि रॉबर्ट के काल्ज, ये रॉबर्ट के काल्ज एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, ये रॉबर्ट के काल्ज के द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल कौन से हैं। देखो इंग्लिश में बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कॉल्ज, ठीक है, देयर मतलब 3 एसेंशियल स्किल बताइए जो मैनेजर्स के लिए, जो यानी कि प्रबंधकों के लिए जो मतलब ज़रूरी हैं। ठीक है, रॉबर्ट कॉल्स, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कॉल्स देयर हाउ मेनी नहीं लिखेंगे, इसमें 3 दिया है तो बोलेंगे कि 3 एसेंशियल स्किल आइडेंटिफाई कीजिए बाय रॉबर्ट कॉल्स के अनुसार, जिन्होंने मैनेजर्स के लिए जो ज़रूरी हैं। तो उन्होंने कौन कौन सी लिखी हैं, देखो बहुत सारी हैं, जैसे टेक्निकल कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टेक्निकल कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन देखिए इसमें भी दिया है। ए और बी ऑप्शन मैंने हटा दी, मैं सी और डी लग गए हैं इसमें, शायद लिख गया है। ठीक है, टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल, रिसर्च, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल। हिंदी बता देता हूँ, देखो तकनीकी क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, मानव कौशल की क्षमता या फिर वैचारिक क्षमता। ठीक है, या फिर उसमें अनुसंधान करने की क्षमता होनी चाहिए, या फिर मानव और वैचारिक क्षमता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी क्षमता होनी चाहिए, मतलब क्या करने की क्षमता होनी चाहिए। तो देखो सीधी सी बात ये है कि उस आदमी रॉबर्ट कॉल्ज के अनुसार जो मैनेजर है, जो मतलब प्रबंधक है, उसमें टेक्निकल योग्यता होनी चाहिए, मतलब उसमें टेक्निकल क्षमता ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी मानवीय क्षमता होनी चाहिए, और होती है वैचारिक यानी विचार करने की क्षमता, यानी कि ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल पावर भी होनी चाहिए और टेक्निकल पावर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब 4th नंबर पे आते हैं हम। तो इसका मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो गया अपना सी। ठीक है,
उसके बाद आते हैं 4th नंबर पर। देखो इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसे ट्रांसलेट भी कर दूंगा इंग्लिश में, ऑप्शन भी बता दूंगा और सारी चीज़ें मैं कर दूंगा। देखो यार ज़्यादा बहुत टाइम लग रहा था और चीज़ें कोई मतलब नहीं निकल रहा। आप सुन रहे हो, अच्छे से सुनो, मैं सारी चीज़ें आपको उसी में बता दूंगा, ठीक है। एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन है ना। अब मैं इंग्लिश में बोलूँ क्या, मतलब आप हिंदी में समझ पा रहे हो कि एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि यानी कि जो प्रॉफिट और लॉस है उसको डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि उसको निर्धारित करने के लिए कौन सा मतलब किसने कौन सा स्टेटमेंट है सही है ना। प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है ना, विच स्टेटमेंट, ठीक है। व्यवसाय द्वारा है ना, बिजनेस इज बाय अ बिजनेस इज कॉल्ड दैट, मतलब अपन ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। इंग्लिश में आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऑप्शन दे देता हूँ। तो ऑप्शन है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि स्थिति का विवरण, व्यवसाय के द्वारा लाभ और हानि का निर्धारण हम कर सकते हैं क्या स्थिति के विवरण से, नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में दे देता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हम प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट निकालेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना घाटा हुआ बिजनेस में, ये पता चल जाएगा क्या, एग्जैक्टली पता चल जाएगा। अगर हम पता चलाएंगे कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ तो हमें पता चल जाएगा ना कि भाई हमें इसका हम निर्धारण कर सकते हैं, मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें कितना लॉस हुआ, तो हम इसका स्टेटमेंट निकलवाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद तो ये इसमें ऑप्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन लगाने की बात ही नहीं है, ठीक है। अब आता है कि नेतृत्व के इनमें से कौन से घटक अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट करते हैं, मतलब नेतृत्व के घटक कौन से, नेतृत्व के कौन से घटक हैं जो अधीनस्थों की जो भूमिका है उसको मतलब परिभाषित करते हैं। इंग्लिश में बोल देता हूँ, टेंशन मत लो। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स, मतलब विच ऑफ दीज एलिमेंट्स, मतलब इनमें से एलिमेंट्स तो है ही नहीं है, मैंने डायरेक्ट आंसर ही दे दिया, तो एलिमेंट्स को छोड़ो। मतलब जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स का जो रोल निभाते हैं उनमें लीडिंग, मतलब एक स्किल के लिए, मतलब उनमें नेतृत्व की क्षमता, लीडिंग स्किल्स के लिए कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो उनमें लीडिंग स्किल्स को मतलब डिफाइन करते हैं कि भाई इसके अंदर लीडिंग स्किल्स है, एक सबऑर्डिनेट है हमारा, ठीक है, ये क्लियर करते हैं उसको। तो गोल सेटिंग मतलब भाई सही बात है ना कि यार लक्ष्य की स्थापना, मतलब लक्ष्य क्या है हमारा, ये फिक्स करो, ये फाइनल करो, तो हमारे जो अधीनस्थ की भूमिका को स्पष्ट करेंगे, तो ये है हमारा सबऑर्डिनेट, इसको हमारा टारगेट पता है, ठीक है। प्रेरणा, मोटिवेशन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन मेनली जो चीज़ है वो हमारी लक्ष्य की स्थापना है, ठीक है। आपके मन में और भी चीज़ आ रही होंगी कि भाई यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, ये भी तो उसे पता होनी चाहिए रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करें, सारी चीज़ें पता होना चाहिए, लेकिन मेनली जो चीज़ है वो उसे पता होनी चाहिए कि टारगेट क्या है, हमें अचीव क्या करना है, वो उसे पता होना चाहिए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है कि एक वित्तीय संस्थान को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज का उदाहरण है। देखो अच्छे से समझाता हूँ कि भाई एक कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको मतलब वैसे बता देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन अ लोन पेड बाय द बिजनेस, मतलब वित्तीय जो मतलब इंटरेस्ट बाय द लोन, यानी कि इंटरेस्ट दिया गया है ऑन लोन, लोन के ऊपर, बाय द बिजनेस यानी कि बिजनेस के द्वारा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो वित्तीय संस्थान किसका एग्जाम्पल है, समझ पा रहे हैं आप, वो वित्तीय संस्थान ही, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो भाई सही बात है ना, एक्सपेंस का एग्जाम्पल है, वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो एक्सपेंस का, मतलब एक्सपेंस वाली इंस्टीट्यूट है ये, उसका इस्तेमाल, इनकम उससे होगी नहीं, एसेट्स उससे कुछ बनेंगे नहीं, तो ये ऋण की बात हो रही है, ब्याज की बात हो रही है, तो मतलब खर्चे की बात हो रही है, ये इनकी एक्सपेंस का उदाहरण है वो, ठीक है। 8th नंबर के क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं। वातावरण में, यानी कि क्या लिखा है, वातावरण के रूपांकन और रख रखाव की प्रक्रिया, ठीक है, ये पूछ रहा है सीधा कि वातावरण के रूपांकन और रख रखाव की प्रक्रिया, वातावरण के रूपांकन और रख रखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, क्या कहलाता है। सीधी बात है, आप इसमें तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं होगी कि भाई जो इन्वायरमेंट है उसका जो मेंटेन कर रहा है, रूपांकन जो रख रखाव कर रहा है उनका, मतलब इन्वायरमेंट का उसको डिज़ाइन कर रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है, उसकी जो प्रोसेस है जिसमें मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल वर्कर्स काम कर रहे हैं, ग्रुप एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, कई सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, है ना, उनकी जो वर्किंग है उससे हम उन संसाधनों का उपयोग कर रहे होते हैं, तो उन संसाधनों को हम क्या कहलाते हैं, तो सीधी बात है, सही बात है, उनको हम उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, है ना, इसको हम, यही मैनेजमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब आ गया 9th क्वेश्चन आ गया कि लाभ विविध लेनदार विविध, ऐसे बोलो, लाभ
या लेनदार विभेद या फिर विविध देनदार, और इनके समान रूप के माध्यम से मापित किए जा सकते हैं। मतलब हम लाभ को या फिर हमें किसी को देना है, उसे मतलब लेना है किसी से या फिर किसी को कुछ देना है, इसको हम किसके द्वारा मतलब हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, है ना, कैसे मेज़र कर सकते हैं। हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो क्रेडिट है, हमारा जो डेट है ना, उसे हम कैन बी मेजर्ड थ्रू, मतलब किसके द्वारा मेज़र कर सकते हैं, हम कैसे मेज़र करेंगे। तो भाई QCS आता है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम आता है, इसके द्वारा हम मेज़र करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ, इसमें आंसर गलत भी हो सकता है। देख मैं बताऊँ, क्वालिटी मेरे हिसाब से मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कुछ और चीज़ें भी देख लेता हूँ, जैसे कि शायद क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इसका नहीं होगा। इसका होगा कि यार हम फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से मेज़र करेंगे ना, कि हमारा फाइनेंस का जो कंट्रोल सिस्टम है वो कैसा है। तो इसमें हम ये शायद मुझसे गलत लग गया है यहाँ पे, तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा, इसका होगा फाइनेंस कंट्रोल सिस्टम, इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फाइनेंस कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, आप इसे सही कर लेना थोड़ा सा, मैं लिख देता हूँ, है ना। इसकी जगह जो है, इसकी जगह होगा फाइनेंस, FINANCE। ठीक है, फाइनेंस कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना, इसका ये आंसर होगा, फाइनेंस कंट्रोल सिस्टम इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आ गया है कि भाई 10th क्वेश्चन, कि एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा है, जो ब्रांड है उसका मौखिक हिस्सा मतलब ओरली जो पार्ट है वह क्या है, जिसे बोल सकते हैं, जैसे लिख भी सकते हैं, तो उसे हम ब्रांड नेम कहते हैं। उसमें कोई ज़्यादा बड़ा मतलब बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है कि मतलब जो वर्बल पार्ट भी हो उसका, जैसे हम स्पोक भी मतलब कैन बी स्पोकन, कैन बी रिटन, इज़ नोन एज, मतलब किससे जानते हैं, तो हम ब्रांड नेम के जानते हैं ना। तो एक 11th नंबर का क्वेश्चन आता है कि सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो जनरल सामान्य स्टॉक होता है, जो जैसे बोलते हैं हम कि भाई कॉमन स्टॉक का जो एक शेयर है, मतलब जो प्राइस ऑफ अ शेयर कि मतलब डिटरमाइंड बाय किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, है ना, द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक, है ना, ऑफ कॉमन स्टॉक एज डिटरमाइंड बाय किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो सही बात है भाई कि जो शेयर खरीदने वाले हैं, जो शेयर बेचने वाले जो व्यक्ति हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, है ना, जो उनके द्वारा ही तो इसका निर्धारण किया जाता है, उसके द्वारा ही तो इसको डिफाइन किया जाता है। आप देखते होंगे स्टॉक में, अगर आप डीमैट वगैरह कुछ ऐसा चलाते होंगे तो आप देखते होंगे उसमें। ठीक है, 12th क्वेश्चन आता है कि भाई रोकड़ वही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक है। देखो, रोकड़ बही मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक है, मतलब एक रोकड़ बही का मतलब होता है कि भाई कैश बुक, रोकड़ बही मतलब कैश बुक। ठीक है देखो, मैं भी बहुत ज़्यादा हिंदी मतलब इसका ऐसा नहीं पता, लेकिन मैं उससे ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि हाँ भाई कैश बुक ही होगी, मे बी कैश बुक ही है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज़, है ना, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट के अनुसार ओवरड्राफ्ट एक है, रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, तो मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज़ आ क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक क्या है, क्रेडिट बैलेंस बताती है, मतलब भाई कैश बुक में क्या आता है, क्रेडिट बैलेंस बताती है ना बैंक ओवरड्राफ्ट के अनुसार। ठीक है, आंसर इज क्रेडिट बैंक। तो उसके बाद ज़्यादा ये भाई ये नहीं हो रहा है ऊपर, तो आप ये नीचे देख लो, 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये हमारा हो गया है लेन देन की अभिलेखन। अरे जी, अभिलेखन बड़ा खतरनाक शब्द आ गया फिर से। तो अभिलेखन क्या होता है कि भाई ये तो दिक्कत वाली बात हो गई कि लेन देन का अभिलेखन मतलब होता है मतलब यार कैसे बोलूँ मैं, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्ड्स रखना, है ना। अभिलेखन मतलब लेन देन का अभिलेखन रखना, मतलब जो हमारी जो भी लेन देन हुआ उसका अभिलेखन मतलब रिकॉर्ड रखना। और कॉमा वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, एवं संक्षिप्तीकरण मतलब सिंक्रनाइजेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब जो हमारा जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड, उसका क्लासिफिकेशन, उसका समराइजेशन, है ना। सिंक्रनाइजेशन मतलब मतलब पतला करना, समराइजेशन मतलब उसको छोटा करना, संक्षिप्त करना। ठीक है, उसको समराइज्ड करना। समराइजेशन इज कॉल्ड, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम पूरी को क्या कहते हैं, तो हम भाई इस प्रक्रिया को पूरी को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बुक कीपिंग। मतलब क्या बोलते हैं उसको, बुक में लिखना, मतलब बही खाता जो हमारा एक वो होता है पूरा का पूरा बुक होती है उस पर लिखना, उसे बोलते हैं। मतलब बही खाते में हम पूरा डिटेल में नहीं लिखते हैं ना यार, कम ऐसे हाँ इतना इसको दिया, ऐसा इसका करा, फलाना ठिकाना, ये पूरा रिकॉर्ड रखते हैं हम उसमें, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसका आंसर होगा बही खाता। ठीक है,
मतलब बुक कीपिंग है ना। 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो भाई एक मशीनरी है ना, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, जल्दी से हम खत्म करते हैं कि एक मशीनरी की खरीदारी इसका एक उदाहरण है। मतलब कोई मशीन है भाई, है ना, एक मशीन है, एक मशीनरी है, मतलब एक मशीनरी, परचेज ऑफ अ मशीनरी है ना, मशीनरी की खरीदारी जी यार, मशीनरी की खरीदारी किसका होगा, परचेज ऑफ अ मशीन, परचेज ऑफ अ मशीनरी इज़ एन एग्जाम्पल फॉर, किसका एग्जाम्पल है कि भाई हमने कोई मशीनरी परचेज़ करी तो भाई हमने कैपिटल को क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया ना, पूंजी का व्यय किया, यानी पूंजी हमारी जो थी, हमारा जो कैपिटल थी उसको हमने खर्च किया, मशीन कोई खरीदी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजी व्यय का उदाहरण है। ठीक है। 15 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये था, कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज, यानी कि अब सहज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि किस मतलब निम्न में से एक ऐसा होना है कि भाई यार कौन सा जो एक प्रिंसिपल है, कौन सा सिद्धांत है, कौन सी थ्योरी है जिसके अंदर ये बिलीव करते हैं कि भाई जो लीडर्स होते हैं उनमें एक इनबॉर्न पर्सनैलिटी पाई जाती है ना, कुछ इनबॉर्न मतलब जन्मजात जो पर्सनैलिटी है वो पाई जाती है, वो लक्षण पाए जाते हैं जो पाई जाती है कि भाई व्यक्तिगत लक्षण यानी कि इंडिविजुअल एक ट्रेट्स यानी कि एक पर्सनैलिटी पाई जाती है। तो वो कौन सी होती है, ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप, मतलब नेतृत्व, ट्रेट मतलब ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप यानी कि नेतृत्व का विशेष सिद्धांत है ना, लीडरशिप नेतृत्व का विशेष सिद्धांत, ये ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे कि भाई नेतृत्व ऑफ लीडरशिप, थ्योरी ऑफ लीडरशिप मतलब ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो नेतृत्व का जो सिद्धांत है मतलब ये लीडरशिप जो है उनके अंदर वो बहुत अच्छे से पाई जाती है। तो वो हम उस चीज़ को देख पाएंगे कि नेताओं में जन्मजात जो इनबॉर्न जो मतलब उनमें जो क्या बोलेंगे पर्सनैलिटी होती है, इनबॉर्न जो क्या बोलेंगे यार उसको, इनबॉर्न ट्रेट्स होते हैं, इनबॉर्न पर्सनैलिटी जो लक्षण पाए जाते हैं जो होती है वो होती है ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ठीक है। तो देखो यार ये 15 क्वेश्चन है, मैं डेली लगभग 15-20 क्वेश्चन ऐसे डालता रहूँगा, तो एग्ज़ाम आने तक लगभग आपके पास एक ओवर मतलब 15 क्वेश्चन पर डे, तो मान लो कितने का 450 क्वेश्चन महीने में, तो आपके पास 1000 क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम आने तक आराम से होंगे। ठीक है। तो ऐसे करके अपन डेली 15 क्वेश्चन डालते रहेंगे। 1000 क्वेश्चन बहुत हैं मैनेजमेंट का, कहीं पेपर बाहर नहीं जाएगा, आप 1000 क्वेश्चन आराम से लगा लोगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, बढ़िया 1.5 की स्पीड पे देखो, 10 मिनट में आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनाई है मैंने। ठीक है, ठीक है, बाय, मिलते हैं, ध्यान रखो जब तक अपना, ओके, टेक केयर।